हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एट्रियल सप्लाई के बारे में। तो इसके अंदर हमें लिख के दिया है कि जो ब्रेस्ट है वो हाईली वेस्कुलर होता है और इसको सप्लाई मल्टीपल सोर्सेज से आती है। ठीक है, यही हमें लिख के दिया है। तो कहाँ कहाँ से सोर्सेज है, तो ये हमें मेंशन करके दिया है। इंटरनल थोरेसिक या फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी के परफोरेटिंग ब्रांचेस जो कि मीडियल ब्रेस्ट को देने का काम करते हैं ब्लड सप्लाई। उसके बाद है एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस जो कि लेटरल या फिर सुपीरियर ब्रेस्ट को तो उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो कि मेजर लेटरल सप्लाई करता है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी और थोरेको एक्रोमियल या फिर एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी के पेक्टोरल ब्रांचेस। और थर्ड में हमें दिया गया है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज के लेटरल ब्रांचेस पोस्टीरियर या फिर लेटरल कंट्रीब्यूशन देने का काम करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पे वही डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है वेनस ड्रेनेज के बारे में। तो यहाँ पे हमें ये लिख के दिया कि वेन्स जो है वो जनरली आर्टरीज को फॉलो करती है ना। और सुपरफिशियल वेन्स जो है वो पहले निप्पल के बेस पर कॉन्वर्ज होके एक एनास्टोमोटिक वेनस सर्कल बनाती है। यहाँ से सुपरफिशियल वेन जो कि इंटरनल थोरेसिक वेन में ड्रेन करती है और डीप वेन्स जो कि एक्सिलरी वेन और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में ड्रेन करती है। तो ये हमें लिख के दिया वेनस सर्कल बनाती है फ्रॉम वेयर साइड वेन्स रन्स इनटू सुपरफिशियल एंड डीप सेट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नर्व सप्लाई के बारे में। तो नर्व सप्लाई के अंदर हमें ये लिख के दिया है कि एंटीरियर और लेटरल क्यूटिनियस ब्रांचेस ऑफ इंटरकोस्टल नर्व्स T2 से T6, कई सोर्सेज T4 से T6 एम्फोसाइज करते हैं। जैसे कि ग्रेस एनाटॉमी के लिए हमें यहाँ पे लिख के दिया है ब्रेस्ट की स्किन को इनर्वेट करते हैं। इन नर्व्स के साथ सेंसरी फाइबर्स यानी कि टच, पेन, टेम्परेचर स्किन तक आते हैं। ऑटोनॉमिक फाइबर्स, स्मूथ मसल्स, निप्पल और एरियोला और ब्लड वेसल्स की वेसोमोटर टोन रेगुलेट करने का काम करता है। मिल्क सिक्रीशन नर्व्स कंट्रोल करती नहीं है ना। मिल्क सिक्रीशन जो है वो नर्व्स कंट्रोल नहीं करती। यहाँ पे हम लिख के दिया द नर्व्स डू नॉट कंट्रोल द मिल्क सिक्रीशन। ये सिक्रीशन जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पास एंटीरियर ऑफ द हाइपोफाइसिस सेरेब्री से रेगुलेट होती है। मिल्क इजेक्शन लेट डाउन रिफ्लेक्स मेनली ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है और सक्लिंग स्टिमुलस के थ्रू ये ट्रिगर होता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हमें नर्व सप्लाई के बारे में लिख के दिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो नर्व्स है वो मिल्क सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम नहीं करती। उसके बाद हमें लिख के दिया कि द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट डिसीज शुड बी डन केयरफुली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो ब्रेस्ट का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में क्रिटिकल है क्योंकि कार्सिनोमा कॉमनली लिम्फेटिक्स के थ्रू रीजनल नोड्स तक स्प्रेड करता है। ठीक है, तो यही हमें लिख के दिया कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द मोस्ट assume the great importance to the surgeon because carcinoma of the breast spreads mostly along the lymphatics to the regional lymph nodes. The subject can be described under two heads, the lymph nodes and the lymphatic vessels. ठीक है, तो lymph nodes क्या है कि जहाँ पे ग्रुप रिसीविंग lymph। ठीक है, तो lymph from the breast drains into the following lymph nodes। तो कौन कौन से lymph nodes है, एक है एक्सिलरी, एक है एंटीरियर थोरेसिक नोड और एक है एडिशनल रूट्स के बारे में थोड़ा सा लिख के दिया है। तो चीफ ड्रेनेज है वो है हमारा एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर, स्पेशली एंटीरियर ग्रुप और पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल और एपिकल ग्रुप्स भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लिम्फ रिसीव करते हैं। तो ये हमें लिख के दिया था पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड एपिकल ग्रुप्स। अगर मैं हर एक की बात करूँ तो एंटीरियर है पेक्टोरल साइड का, पोस्टीरियर है वो सब स्कैपुलर है, लेटरल है वो ह्यूमरल और उसके बाद सेंट्रल और एपिकल ग्रुप्स भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिम्फ को रिसीव करते हैं। उसके बाद एंटीरियर थोरेसिक या फिर जिसको हम पैरास्टर्नल नोड्स भी कहते हैं वो इंटरनल थोरेसिक वेसल्स के साथ पर्टिकुलरली मीडियल क्वाड्रेंट्स का ड्रेनेज रिसीव करते हैं। उसके बाद एडिशनल रूट्स है जो कि लेस कॉमन है। तो इधर है सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, सिफेलिक या फिर डेल्टोपेक्टोरल नोड्स जिसको डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप भी आप बोल सकते हो, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स जो कि हेड्स ऑफ रिब के आगे होती है और सब डायफ्रामेटिक या फिर सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सिस। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिम्फ ड्रेनेज के बारे में लिख के दी गई। आगे बात करते हैं। आगे हमें लिख के दिया है लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। तो
लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में ये लिख के दिया कि द लिम्फेटिक वेसल ड्रेनेज ब्रेस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो यहाँ पे भी दो ग्रुप है, एक है सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और एक है डीप लिम्फेटिक्स। तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में हमें ये लिख के दिया कि ब्रेस्ट की स्किन को ड्रेन करते हैं निप्पल और एरियोला को छोड़ के। ये रेडियली सराउंडिंग नोड्स जो कि एक्सिलरी है, पैरास्टर्नल है, सुप्राक्लेविकुलर है, सिफेलिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे लिख के दिया है। और डीप लिम्फेटिक्स में हमें ये लिख के दिया कि जो पेरेन्काइमा है जो कि लोब्यूल्स डक्ट्स वाला पार्ट है और निप्पल और एरियोला को ड्रेन करते हैं, मेनली एक्सिलरी और पैरास्टर्नल नोड्स के तक जाते हैं। कौन? डीप लिम्फेटिक्स। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो अप्रॉक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे दिया है कि 75% लिम्फ एक्सिलरी नोड में, 20% जितना पैरास्टर्नल जो कि है एंटीरियर थोरेसिक नोड्स में, और 5% जितना पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में ड्रेन होता है। ये लिख के दिया है। ठीक है, एक्सिलरी के अंदर का अगर मैं आपको फ्लो का पैटर्न समझाऊँ तो हमें मोस्टली एंटीरियर ग्रुप स्पेशली एक्सिलरी टेल से पार्टली पोस्टीरियर और एपिकल ग्रुप से, एंटीरियर और पोस्टीरियर सेंट्रल और लेटरल ग्रुप्स से एपिकल ग्रुप, और एपिकल से आगे सब क्लेविकुलर नोड्स, फिर मेजर लिम्फेटिक ट्रंक्स वाया वेनस एंगल्स। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ आपको पाथवे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फीचर्स टू रिमेंबर मैं अगर आपको बता दूँ तो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जो हमने पहले ही बात कर ली थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि about 75% of the lymph of the breast drains into the axillary nodes, 20% anterior thoracic nodes, and 5% into posterior intercostal nodes. Among the axillary nodes, the lymphatic end mostly in the anterior group, closely related to the axillary tail, and partly in the posterior and apical groups. Lymph from the anterior and posterior group passes through the central and lateral groups and through them to the apical group. Finally, it reaches the supraclavicular node. फाइनली ये supraclavicular node के पास पहुंचता है। ठीक है, तो यहीं पे हमें पूरा पाथवे दिखा दिया है कि आप यहाँ से इसको देख सकते हो, यहाँ से फिर यहाँ पे सेंट्रल, एपिकल और फिर वहाँ से सुप्राक्लेविकुलर नोड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है कि एक डायग्राम दिया है, ये डायग्राम देख लेते हैं। देखो कि डायरेक्ट पाथवे ऑफ डीप लिम्फेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट थ्रू द पेक्टोरस मेजर एंड क्लेविपेक्टोरल फेशिया टू एपिकल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिख के दिया है सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो देखो, सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी मतलब एरियोला के नीचे प्रेजेंट एक लिम्फेटिक प्लेक्सस का एपोनिमस नेम, मतलब एक नाम दिया है हमने। ठीक है, प्लेक्सस ऑफ लिम्फ वेसल्स का मतलब ये होता है कि लिम्फेटिक नेटवर्क या फिर इंटरकनेक्टेड चैनल्स। तो सब एरियोलर प्लेक्सस या फिर सेपी एरियोला के नीचे डीप प्लेन में एक डेंस लिम्फेटिक नेटवर्क होता है। मल्टीपल लिम्फेटिक चैनल्स यहाँ इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यही हमें लिख के दिया, इट रेंज इनटू द एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। तो सब प्लेक्सस से कलेक्टेड लिम्फ मोस्टली एंटीरियर या फिर पेक्टोरल एक्सिलरी नोड्स की तरफ जाता है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस सेंटिनल नोड्स मैपिंग में है क्योंकि पेरिओरल इंजेक्शन फ्रीक्वेंटली पेक्टोरल नोड्स को लेबल करता है। अगर एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो सब एरोलर प्लेक्सस एनाटॉमिकल बेसिस देता है पेरी एरोलर डाई या फिर रेडियो न्यूक्लाइड इंजेक्शन टेक्निक्स के लिए जब सेंटिनल नोड्स बायोप्सी की जाती है। ठीक है, तो थोड़ा एडवांस चीज़ें है ये आपके, जब भी कैंसर से रिलेटेड हम बात करते हैं तब ये काम में आता है। ठीक है, उसके बाद हमें लिख के दिया कि द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द डीप सरफेस ऑफ द ग्लैंड पास थ्रू द पेक्टोरालिस मेजर मसल एंड क्लेविकुलर फेशिया टू रीच द एपिकल नोड्स। तो इसका मतलब ये है कि डीप लिम्फेटिक चैनल्स फ्रॉम ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस टिपिकली कोर्सेज विद द वेसल्स एंड परफोरेट्स थ्रू या फिर अराउंड द पेक्टोरालिस मेजर और एंड द क्लेविकुलर फेशिया टू फाइनली ड्रेन इनटू द एपिकल एक्सिलरी नोड्स नियर द क्लेविकल। ये डायरेक्ट डीप रूट एक्सिलरी एपेक्स तक लीड करता है। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे हमें यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिख के दिया कि लिम्फेटिक्स फ्रॉम द लोअर एंड इनर क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट में कम्युनिकेट विद द सब डायफ्रामेटिक एंड सब
peritoneal leaf plexuses after crossing the costal margin and then piercing the anterior abdominal wall through the upper part of the linea alba. देखो लेनिया अल्बा क्या होता है, तो वो स्टर्नम से लेके आपका ये जो पेल्विक बोन है, ठीक है, उस तक का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम ये बोलते हैं लेनिया अल्बा, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको वही। तो अब इसको समझते हैं कि इंफेरोमीडियल ब्रेस्ट क्वाड्रेंट्स के लिम्फेटिक ओकेजनली कोस्टल मार्जिन क्रॉस करके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू लीनिया अल्बा के ऊपर के पार्ट में पियर्स करके सब डायफ्रामेटिक प्लेक्सस से कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है जिससे रेयर मेटास्टैटिक जो स्प्रेड होता है एब्डोमिनल लिम्फेटिक्स को इन्वॉल्व कर सकता है। क्लिनिकल नोट ये है कि ये रूट रेयर है, पर एक्सप्लेन करता है कि कुछ एटिपिकल मेटास्टेसिस टू पेराटोनियल और एब्डोमिनल नोड्स फ्रॉम मीडियल या फिर लोअर ब्रेस्ट लीजन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिख के दिया एंटीरियर एंड सेंट्रल ग्रुप ऑफ नोड्स आर कॉमनली इन्वॉल्व इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट। इसका मतलब ये है कि क्लिनिकली पेक्टोरल एंड सेंट्रल एक्सिलरी नोड्स ग्रुप्स सबसे ज़्यादा कॉमनली कार्सिनोमा ब्रेस्ट में मेटास्टेटिक इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। इसीलिए एक्सिलरी असेसमेंट फोकसेस इन पर्टिकुलर ऑन दिस ग्रुप्स। क्लिनिकल टिप है कि सेंटिनल लिम्फ नोड इज ऑफन विद इन एंटीरियर या फिर सेंट्रल ग्रुप्स एंड सेंटिनल नोड्स बायोप्सी टारगेट्स दिस एरियाज मोस्ट कॉमनली। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिख के दिया है डेवलपमेंट एंड ऑफ द ब्रेस्ट एंड एज चेंजेस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे लिख के दिया द पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट डेवलप्स फ्रॉम एब्डोमेन वेयरएज द फाइब्रोस्टोमा सस्पेंसरी लिगामेंट फैट एंड माई एपिथेलियल सेल्स डेवलप फ्रॉम द सराउंडिंग मीजोडर्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखो इसमें सिंपल ये है कि द पेरेन्काइमा जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू है ब्रेस्ट का, वो डेवलप होता है एक्टोडर्म से। इसके अलावा जो फाइब्रोस्टोमा है, सस्पेंसरी लिगामेंट, फैट और माई एपिथेलियल सेल वो डेवलप होते हैं सराउंडिंग मीजोडर्म से। तो 3 जर्म लेयर होती है, आपको बेसिक चीज़ें याद होगी। कौन कौन सी 3 जर्म लेयर होती है? एक होती है सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। बस, तो ये हमें यहाँ पे लिख के दिया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अब एक करके समझते हैं एक्टोडर्मल थिकनिंग। अब एक्टोडर्मल थिकनिंग का मतलब ये होता है कि बाहर की स्किन के लेयर से एक लोकलाइज थिकनिंग या फिर कंडेंसेशन होना। उसके बाद लिखा है कॉल द मेमोरी रिज। मेमोरी रिज क्या है कि ब्रेस्ट के डेवलपमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट जो कि एम्ब्रियोनिक रिज होती है। उसके बाद हमें लिख के दिया है मिल्क लाइन और लाइन ऑफ शुल्ज। तो मिल्क लाइन अल्टरनेट नेम है, तो इसके लिए शुल्ज के नाम से एपोनिम है। फॉर्म्स पेरेन्काइमा बनाते हैं, मतलब ये रिज से ही ग्लैंडुलर टिश्यू डेवलप होता है। तो अगर इसको इतने पार्ट्स को मैं अगर सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो ये कहना चाहता है कि मेमोरी रिज एक एक्टोडर्मल थिकनिंग होता है मेमोरी रिज से, जो एम्ब्रियो में अपीयर होता है। इस रिज से ही ब्रेस्ट पेरेन्काइमा डेवलप होती है और ये रिज प्रिमिटिव स्टेज में होता है। तो अब लास्ट में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा जंप करके दिखा रहा हूँ कि ये जो ब्रेस्ट बनते हैं वो कितने बनते हैं? 2 ही बनते हैं ना। लेकिन आपने कुछ और मेमोरीज देखे होंगे, जैसे कि डॉग हो गया, तो उसके अंदर सिर्फ 2 ब्रेस्ट नहीं होते, 2 से ज़्यादा होते हैं ना। तो वो किधर होते हैं? तो यही है मिल्क लाइन ऑफ शुल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो आगे आएगा, देखते हैं। उसके बाद हमें लिख के दिया है कि दिस रिज एक्सटेंड्स फ्रॉम द एक्जिला टू द ग्रॉइन। मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो एक्सटेंड करती है एक्जिला से लेकर ग्रॉइन तक, जो कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है ना। ये पूरे डायग्राम में ये जो रेड कलर से दिखाया गया है। इट अपीयर्स ड्यूरिंग द 6th week of intrauterine life, but in human beings it disappears over most of its extent, persisting only in thoracic region। मतलब बाद में मोस्ट ऑफ द रीज रिग्रेस हो जाते हैं और ह्यूमंस में सिर्फ थोरेसिक रीजन में एक पोर्शन परसिस्ट करता है। यही से ही नॉर्मल ब्रेस्ट बनती है। एम्ब्रियोलॉजिकली मल्टीपल मेमोरी ग्लैंड्स अलोंग दिस मिल्क लाइन डेवलप हो सकते थे। ये एक्सप्लेन करता है पॉलीएस्टिया या फिर पॉलीथेलिया क्यों समटाइम्स अकर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कभी कभी ह्यूमंस के अंदर ये एक्स्ट्रा ब्रेस्ट या एक्स्ट्रा निपल्स क्यों देखने को मिलते हैं। तो वो रीज़न यही है ना। ठीक है, उसका रीज़न ये है। उसके बाद हमें लिख के दिया है कि द परसिस्टिंग पार्ट ऑफ द मेमोरी रीज इज कन्वर्टेड इनटू मेमोरी पिट। तो इसका मतलब ये है कि थोरेसिक रीजन में जो हमारी मेमोरी रीज परसिस्ट करता है वो एक मेमोरी पिट में कन्वर्ट हो जाता है।
इस पिट के फ्लोर से 15 to 20 सेकेंडरी बर्ड्स ग्रो करते हैं जो नीचे की तरफ एक्सटेंड होते हैं. ये मैं लिख के दिया, दिस बर्ड्स डिवाइड एंड सब डिवाइड टू फॉर्म द लोब्स इन द ग्लैंड्स. द एंटायर सिस्टम इज फर्स्ट सॉलिड बट इज लेटर कैनलाइज्ड. इसका मतलब ये है कि जो 15 से 20 बर्ड्स बने वो फर्दर ब्रांच करके ग्लैंड के लोब्स बन जाते हैं. इनिशियली सब सॉलिड एपिथेलियल कॉर्ड्स होते हैं, लेकिन बाद में इन कॉर्ड्स के अंदर कैनाल्स या फिर डक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम कैनलाइजेशन कहते हैं. उसके बाद है एट द बर्थ लेटर द निपल इज इवर्टेड एट द साइड ऑफ द ओरिजिनल पिट. देखो, निपल इज इवर्टेड, इसका मतलब है कि पिट के सेंटर बल्ज करता है, प्रोट्यूड करता है और निपल बन जाता है. तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल मेमोरी पिट के सेंटर में ग्रेजुअली बल्ज या फिर इवर्ट होकर निपल बन जाता है. तो निपल एनाटॉमिकली ओरिजिनल पिट साइट से ही डेवलप होता है. डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी. इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहूँगा कि समटाइम्स ये इवर्जन कंप्लीट नहीं होता है. इससे इन्वर्टेड निपल कंडीशन डेवलप होती है जिसमें निपल पिट के अंदर रिसेस में रिमेन करता है. ठीक है, अब बात करते हैं प्यूबर्टी के टाइम की. तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि प्यूबर्टी में फीमेल में हार्मोनल चेंजेस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाता है. तो इन हार्मोन्स के इफेक्ट से फैट और कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. साथ ही डक्ट सिस्टम भी एक्सपेंड करता है, इसीलिए ब्रेस्ट के साइज में रैपिडली ग्रोथ हमें देखने को मिलता है प्यूबर्टी के टाइम पे. ब्रेस्ट डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी या फिर टेनर स्टेजिंग से ग्रेड किया जाता है. टेनर स्टेज 1 to 5 प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट. ठीक है, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ दिया नहीं है. तो यही बात करते हैं कि एट प्यूबर्टी owing to deposition of fat and connective tissue, the female mammary gland enlarges rapidly under the influence of estrogen and progesterone. Duct system grows. Development ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लैंडुलर टिश्यू रैपिडली डेवलप करता है और बर्ड्स और एल्यूलाई बनने का काम करता है. आगे बढ़ते हैं. डेवलपमेंटल एनोमलीज. तो डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो डेवलपमेंट एनोमलीज में हमें है सबसे पहले एमेस्टिया. एमेस्टिया मतलब ए मान के एब्सेंस और मेस्टिया मतलब ब्रेस्ट, यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, पूरी तरह से ब्रेस्ट नहीं बन पाते. एमेस्टिया में पूरी तरह से ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो सकते. और एक कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, रेयर कंडीशन होता है, यूजुअली बायलेटरल हो सकती है, मतलब दोनों ब्रेस्ट को अफेक्ट कर सकती है. उसके बाद है एथेलिया. ए मतलब एब्सेंट और थेलिया मतलब निपल्स. तो एब्सेंस ऑफ निपल, निपल डेवलप नहीं होती. एथेलिया में निपल नहीं होता और ब्रेस्ट टिश्यू प्रेजेंट हो सकती है पर निपल एब्सेंट होता है. पॉलीमेस्टिया. तो मेस्टिया मतलब ब्रेस्ट, और तो नॉर्मल 2 के अलावा एक्स्ट्रा ब्रेस्ट होते हैं. पॉलीमेस्टिया में 2 से ज़्यादा ब्रेस्ट डेवलप होते हैं और एक्स्ट्रा ब्रेस्ट यूजुअली इंफ्रा मेमोरी क्रीज एक्जिला एरिया में होते हैं. ये मिल्क लाइन रिमेनेंट से डेवलप होते हैं. एक्स्ट्रा ब्रेस्ट मिल्क लाइन के एक पर्सिस्टेंट सेगमेंट से डेवलप करते हैं और ये एविडेंस है कि एम्ब्रियोलॉजिकली एक कंटिन्यूस मिल्क लाइन था. पॉलीथेलिया. पॉली मतलब ज़्यादा, मल्टीपल, थेलिया मतलब निपल. तो पॉलीथेलिया में नॉर्मल 2 निपल्स के अलावा एक्स्ट्रा निपल्स होते हैं. यूजुअली ये भी इंफ्रामेमरी रीजन या एक्जिला में प्रेजेंट हो सकते हैं. गायनोकोमेस्टिया. तो गायनोकोमेस्टिया में मेल में ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होती है. तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा जो कि XXY कैरोटाइप में. तो इसमें एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और टेस्टोस्टेरोन रिलेटिवली लो रहता है, इसीलिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है. गायनोकोमेस्टिया या लिपिडोपैथिक भी हो सकती है, मतलब विदाउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है. उसके रीजन हो सकते हैं ओबेसिटी, लिवर डिजीज या फिर मेडिकेशंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस से भी ये डेवलप हो सकता है. ठीक है, तो मेल्स के अंदर, आपके आसपास के मेल्स के अंदर अगर ये देखने को मिल रहा है गायनोकोमेस्टिया, तो ज़रूरी नहीं कि वो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से ही हो. ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस प्यूबर्टी के टाइम पे नॉर्मल रहता है. तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 इस अलग अलग ग्रेड के गायनोकोमेस्टिया आपको देखने को मिल सकता है. इसका ट्रीटमेंट ईजी है, एक ही है, क्या है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी. ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं. अब मैं अगर आपको डेवलपमेंटल एनामोलीज दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप कुछ डेवलपमेंटल एनामोलीज देख सकते हो. एक से ज़्यादा निपल्स है, ये गायनोकोमेस्टिया है, ये नॉर्मल है. यहाँ पे ब्रेस्ट निपल ज़्यादा है, यहाँ पे एब्सेंट है. ठीक है, यहाँ पे भी एब्सेंट है, यहाँ पे ब्रेस्ट एब्सेंट है, यहाँ पे निपल्स एब्सेंट है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट से स्टार्ट करेंगे.